नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों को पता है फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है इसका दोस्तों जो हिस्ट्री का जो पेपर है सेकंड मेंस वाला वो आयोजित हो चुका है। और दोस्तों मैं इसकी आंसर की आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ही ऑथेंटिक है। और अगर आप आने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, RS प्री का हो, दोस्तों सब इंस्पेक्टर का हो, या भारत के दोस्तों इतिहास के किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये पेपर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से दोस्तों कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो मैं इसकी ऑथेंटिक जो आंसर की लेके आया हूँ दोस्तों, एक आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापत दोस्तों, जो कि राजस्थान के दोस्तों 5 बार दोस्तों राजस्थान के टॉपर रह चुके हैं। उनके द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से इसके आंसर की जारी की गई। साथ में दोस्तों SST विद जो हेमराज है दोस्तों, यहाँ से के दोस्तों इसके द्वारा भी दोस्तों जो आंसर की जारी की गई उसकी भी दोस्तों। और एक आते हैं दोस्तों हमारे रवि कुलियरे सर, उन तीनों की जो आंसर की उसको दोस्तों बहुत ही छानबीन करके यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्नों का दोस्तों डाउट होने के बाद भी दोस्तों इस आंसर की को जारी किया गया है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक पूर्ण रहने वाली है। आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों एक आवश्यकता है दोस्तों, आप लोगों ने कई बार इसके दोस्तों जो आंसर है वो आपने दोस्तों मिलान कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी ये आंसर की आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि एक एक जो पर्सन है दोस्तों वो आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक पर्सन से दोस्तों हजारों जो स्टूडेंट है वो पीछे रह जाते हैं, तो एक पर्सन की दोस्तों गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बार आप इस आंसर की को देखिए, बहुत ही मजेदार आंसर की के साथ में ऑथेंटिक सोर्स के साथ में चर्चा करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा कि कश्मीर में सेमेंद्र ने कायस्थों और ब्राह्मणों के तनाव का उल्लेख किया है। तो ये बात दोस्तों सही देखने को मिलती है कि जो कश्मीर के जो शासक थे दोस्तों, उसके समय में दोस्तों एक विद्वान रहते थे जिनका नाम है सेमेंद्र। उन्होंने कायस्थों और ब्राह्मणों के बीच में जो संघर्ष हुआ, जो तनाव हुआ, उसका उल्लेख किया था। ये पहला ऑप्शन सही देखने को मिलता है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प का दोस्तों चयन भी करना था, ये याद रखना। कश्मीर में कायस्थों के विरुद्ध केवट दोस्तों विद्रोह हुआ था, ये बात गलत हो जाएगी। कश्मीर में कायस्थों के विरुद्ध केवट विद्रोह नहीं हुआ था। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है ये सही है, सेकंड ऑप्शन जो गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। दोस्तों ये ऑप्शन ही ये हमेशा बदलते रहते हैं। प्रत्येक एग्जाम का दोस्तों जो प्रत्येक विद्यार्थी का जो पेपर है चार ऑप्शन बदल जाएंगे, तो आप इस आपके हिसाब से मिलान कीजिएगा कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, तो आपके हिसाब से देखिएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कब समाप्त क्यों? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पेरिस शांति सम्मेलन के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों? पेरिस शांति जो सम्मेलन होता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, निम्न में से तुर्की का कौन सा प्रदेश, दोस्तों जो तुर्की राष्ट्र था ना उसका कौन सा प्रदेश अधिदेश प्रणाली के रूप में, किसके रूप में साहब जी? अधिदेश प्रणाली के रूप में इंग्लैंड की को व्यवस्था के लिए नहीं सौंपा गया था। कहने का मतलब सीधी सीधी सी साफ बात है दोस्तों, कि जब जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसके तहत में जो तुर्की देश था उसके दोस्तों कुछ प्रदेश थे जो कि इंग्लैंड को दिए जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा नहीं दिया गया था, तो वो आपको बताना है। देखिएगा, मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था ये दिया जाता है। दूसरा है फिलिस्तीन का क्षेत्र, वो भी दोस्तों इंग्लैंड को दिया जाता है। दोस्तों ट्रांस जॉर्डन का जो क्षेत्र है ये भी दोस्तों इंग्लैंड को दिया जाता है तुर्की के द्वारा। लेकिन दोस्तों जो सीरिया का जो क्षेत्र है दोस्तों ये तुर्की के पास ही रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार वैसे पहली बार रिपीट भी हो चुका है, जब मैंने आप लोगों को पहले भी चर्चा की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, संत जसनाथ जी। देखिए दोस्तों राजस्थान के इतिहास में जब हम संतों के बारे में लोक देवताओं की चर्चा करते हैं तो संत जसनाथ जी के दोस्तों बारे में कई बार चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो प्रश्न दोस्तों जितना डीपली पूछा जाएगा वो प्रश्न दोस्तों उतनी ही संभावना रहती है कि वो प्रश्न उतना ही सरल निकले। कैसे निकलता है? क्योंकि ऑप्शन जो उस प्रकार के डाले जाते हैं ना दोस्तों, जो जो प्रश्न जितना लेंथी होगा वो प्रश्न सबसे आसान होगा, इस बात की दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। पहला देखिएगा कि जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। इनकी समाधि को मुकाम कहा जाता है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो एक है दोस्तों ये राइट हो जाएगा। उनकी समाधि को मुकाम नहीं कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा तीन ऑप्शन दोस्तों जो कि जसनाथ जी के बारे में बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से सही है। उनकी समाधि स्थल पर वर्ष में 3 बार, दोस्तों ये गौर करना, आने वाले भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों RS की या सब इंस्पेक्टर की, तो जसनाथ जी का दोस्तों जो समाधि स्थल है वहां पर वर्ष में 3 बार मेला लगता है। कौन कौन सा महीना है साहब जी? आता है अश्विन का महीना, दूसरा आता है चैत्र का महीना, और तीसरा आता है दोस्तों माघ का महीना। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आती है, किसकी आती है साहब जी? शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आती है, इस तिथि को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन नंबर 2 सही है। उन्होंने कतरिया सर में दोस्तों समाधि ली थी, ये भी सही बात आती है। उन्होंने राव लूणकरण को बीकानेर का शासक बनने का दोस्तों आशीर्वाद दिया था, ये बात भी सही है। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब दोस्तों ये कक्षा 10वीं की जो NCERT की जो पुस्तक है उसमें से साफ साफ पूछा गया है दोस्तों, RBSC की जो पुस्तक है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, याद ना, कोई ज्यादा डीपली प्रश्न नहीं आया है।
चलिए अगला देखिएगा, हमीर देव देखिएगा। और मैं से दोस्तों हमने राजस्थान की जो इतिहास और कला संस्कृति की जो वीडियो थी वो भी दोस्तों आप लोगों को जारी कर दी है। एक एक टॉपिक दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है आरबीएससी की बुक के अनुसार ऑथेंटिक शॉर्ट नोट्स के रूप में। देखिएगा हमीर देव की भीम सिंह दोस्तों, हमीर देव का दोस्तों एक सेनापति होता है जिसका नाम है दोस्तों भीम सिंह। भीम सिंह के नेतृत्व में दोस्तों सेना भेजी जाती है। तुर्की का सेनापति है जिसका नाम है दोस्तों अल्प खां। क्या नाम है साहब जी? तुर्की का दोस्तों एक सेनापति आता है जिसका नाम है अल्प खां। इन दोनों के बीच में एक दोस्तों मुठभेड़ होती है, किस घाटी में हुई थी? ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू घाटी की घाटी। कैसे है दोस्तों? हिंदू घाट की जो घाटी है यहाँ पर दोस्तों हमीर के दोस्तों सेनापति भीम सिंह और दोस्तों तुर्की सेनापति अल्प खां के बीच में बहुत ही दोस्तों खतरनाक दोस्तों युद्ध होता है हिंदूवाद की घाटी में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न भविष्य में पूछा जाएगा आप लोगों से। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्ति आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन है दोस्तों इसके बारे में सही नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों से दोस्तों पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जब भी आप पेपर करने बैठे तो दोस्तों पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े। क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, सही है, त्रुटिपूर्ण कथन है, सबसे उत्तीर्ण आंसर छांटिए या सबसे सर्वोत्तम आंसर छांटिए। इस प्रकार के दोस्तों जो शब्द है वो प्रश्न की पूरी तरह से लैंग्वेज बदल देते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, भक्ति संप्रदाय की उत्पत्ति बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे दोस्तों तीसरी शताब्दी दूसरी शताब्दी की ओर जब जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है वो अपने दोस्तों विस्तार को आगे बढ़ा रहे थे, उसी समय दोस्तों दक्षिणी भारत में दोस्तों भक्ति आंदोलन का दोस्तों जन्म होता है। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकने के लिए इसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में दोस्तों भक्ति संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। ये बात तो सही देखने को मिलती है। शंकराचार्य ने उपनिषदों की पुनर्व्याख्या के द्वारा भक्ति आंदोलन को दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की। दोस्तों जब मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों हमने वैशिष्ट दोस्तों एसएसटी विद्या चैनल पर दोस्तों आरपीएससी के किसके साहब जी आरपीएससी के दोस्तों 40 दोस्तों जो पेपर है इनके दोस्तों भारतीय इतिहास के हो चाहे ज्योग्राफी को चाहे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के 40 पेपरों का सॉल्यूशन किया था। बाई मान के चले दोस्तों 150 में से आपके दोस्तों 70 प्लस कट क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट पूछे गए यहाँ से। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहां पर हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शंकराचार्य था इसने 11 उपनिषदों की पुनर्व्याख्या की थी, तो भक्ति आंदोलन को दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की। ये बात भी दोस्तों सही देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। भक्ति आंदोलन का जन्म बंगाल से माना जाता है। यही प्रश्न दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भक्ति जो आंदोलन इसका दोस्तों जन्म बंगाल से नहीं होता, इसका होता है साहब जी दक्षिणी भारत। इसका कहां से होता है? तो दक्षिणी भारत से दोस्तों भक्ति आंदोलन का जन्म होता है। ये बात आपको याद रखनी है। दक्षिण में इसकी 2 शाखाएं थी दोस्तों। किसकी साहब जी? जो भक्ति आंदोलन था इसकी दोस्तों दक्षिण भारत में 2 शाखाएं थी। एक देखने को मिलती साहब जी सेववाद। क्या देखने को मिलती साहब जी? सेववाद। और एक देखने को मिलती दोस्तों वैष्णववाद। क्या नाम थे? वैष्णववाद। अब देखिएगा जो सेववाद थे इनको कहा जाता था दोस्तों साहब जी नई नार। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नई नार, नए नार। और एक आते हैं दोस्तों वैष्णववाद, इनको कहा जाता है साहब जी अलवार। क्या कहा जाता है? अलवार। अलवार की जो संख्या थी साहब जी वो थी दोस्तों 12 और जो नई नार थी इनकी संख्या थी साहब जी 63। कितनी थी साहब जी? 63। सेव जो नई नार होते हैं ना दोस्तों देखिएगा आप इसको ऐसे याद रखिएगा, सेववाद अर्थात जो भगवान शिव की पूजा करते थे या उनकी परंपराओं से जुड़े हुए थे। तो जो सेववाद थे भगवान शंकर के कितनी आंखें दोस्तों? 3 आंखें। 1 2 3 कितनी साहब जी? 3। तो नयन कितनी साहब जी? 3। ठीक है, और दोस्तों 3 का दोस्तों दुगुना कर देंगे 6 और 6 का दोस्तों 3 का फिर 1 का 3। ठीक है, तो 63 संख्या इनके याद रखना। अलवार थे साहब जी 12। कितने से साहब जी? 12। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 6 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसकी दोस्तों उत्तर की व्याख्या भी चर्चा करेंगे दोस्तों। अभिधारणा 1 दी गई है और दोस्तों अभिधारणा 2 दी गई है। सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना है। कथन क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य युद्ध को रोकना तथा विवादों का शांतिपूर्ण हल निकालना था, परंतु ये असफल रहा। देखिए मैंने आप लोगों से जब दोस्तों भारतीय संविधान की जो चर्चा की थी 40 पेपरों का सॉल्यूशन किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक संस्था आती है जिसका नाम है साहब जी राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य यही था दोस्तों कि दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध को रोका जाए प्लस विवादों का शांतिपूर्ण हल निकाला जाए, परंतु वो विवादों का हल ढूंढने में क्या रहता है? असफल रहता है। पहला ऑप्शन दोस्तों बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अभिधारणा 2 क्या कहती है कि राष्ट्र संघ के, अब देखिएगा ये कथन है और कभी कथन की अभिधारणा 1 दी गई है। राष्ट्र संघ के संविधान में युद्ध का
पूर्ण निषेध नहीं था। जब दोस्तों राष्ट्र संघ का दोस्तों क्या किया गया, दोस्तों संविधान बनाया गया था, तो उसमें किसी भी दोस्तों आर्टिकल में या किसी भी जगह पर युद्ध का पूर्ण निषेध नहीं लिखा गया था कि वो युद्ध को पूरी तरह से रोकेगा। तो ये बात आपको याद रखनी, पूर्ण निषेध नहीं था। रक्षात्मक युद्धों को वैध माना गया था। रक्षात्मक मतलब का दोस्तों क्या होगा, रक्षात्मक युद्ध मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं अमेरिका के ऊपर अटैक कर दूं तो क्या अमेरिका क्या युद्ध रोकेगा? नहीं रोकेगा भाई। क्या राष्ट्र संघ दोस्तों युद्ध को रोक पाएगा? नहीं। अगर उसकी रक्षा की बात आ रही है तो युद्ध को नहीं रोकेगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, ठीक है। राष्ट्र संघ को सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेने पड़ते थे। राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य देश थे ना, उन सबको निर्णय कैसे लेने पड़ते थे? राष्ट्र संघ को सभी देशों की सर्वसम्मति जरूरी थी। एक भी बंदा अगर गलती से मैं तो नहीं शामिल हूँ मना कर दिया ना, तो सारा का सारा लफड़ा वहीं फैल जाएगा, रायता बन जाएगा वहीं पे। तो दोस्तों निर्णय एक भी सही है और निर्णय सेकंड भी सही है। अर्थात यूं कहे कि कथन सही है साहब जी, और कथन में एक और दो दो अभिधारणा दी गई है, ये दोनों की दो अभिधारणाएं अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। एक और दो दोनों अभिधारणाएं अंतर्निहित है किसमें साहब जी? कथन में। चलिए, आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगा हो तो अगला प्रश्न देखिएगा। आ गई भाई साहब अपने रणजीत सिंह, क्या नाम है साहब जी? रणजीत सिंह। देखिएगा, रणजीत सिंह ने लाहौर पर, देखिए रणजीत सिंह कब्जा करने कहां जाते हैं साहब जी? लाहौर। और लाहौर पर अधिकार करने के लिए तो वो किससे स्वीकृति लेते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो लाहौर पे क्या करना चाहते हैं साहब जी? अधिकार करना चाहते हैं। तो अधिकार करने के लिए तो उसने किन्होंने किससे स्वीकृति ली थी? वो ली थी दोस्तों जमान शाह से। किसी ली थी साहब जी? जमान शाह से दोस्तों स्वीकृति लेते हैं और रणजीत सिंह, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो दोस्तों कि इन प्रश्नों का अगर मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दूं तो आप दोस्तों बता दीजिएगा मेरे को। चलिए इनका दोस्तों प्रश्नों का जल्दी जल्दी आंसर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्न 150 है, वरना 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अगला देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये भी बात देखिएगा। देखिए हो सकता है पूरा का पूरा आंसर सही हो, लेकिन प्रथम दिया गया है, सेकंड दिया गया है। हर प्रश्न में दोस्तों शब्दों को गौर कीजिए, फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी है। तो एलोरा का जो कैलाशनाथ जो मंदिर था, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये बात सही है। दोस्तों भारत में दोस्तों जो कैलाशनाथ मंदिर है, जो कि दो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो है दोस्तों दो, और मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोनों कैलाशनाथ मंदिरों के बारे में। क्वेश्चन वहीं से पूछा गया कट को। तो राष्ट्रकूटों ने इंद्र तृतीय के शासन काल में कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। तो ये भी सही बात आती कि जो राष्ट्रकूट थे, इन्होंने इंद्र तृतीय के शासन काल में कन्नौज पर कब्जा कर लिया था, ये भी बात सही देखने को मिलती है, ठीक है। अमोघ वर्षन ने तेलुगु भाषा में, दोस्तों ये बात गलत हो जाएगी, अमोघ वर्षन ने तेलुगु भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो पहला सही है साहब जी, सेकंड सही है, एक और बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ए और बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से गीति काव्य, निम्न में से गीति काव्य जिसका नाम है गाथा सप्तशती, क्या नाम है साहब जी? गाथा सप्तशती के लेखक कौन आते हैं? तो गाथा सप्तशती के जो लेखक आते हैं वो आते हैं साहब जी होल मोदी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये आप लोगों को पता है आरपीएससी के द्वारा पहले भी पूछा जा चुका है, और आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए 1857 की क्रांति के संबंध में दोस्तों 4 आप लोगों को कोटेशन दिए गए, और उनके दोस्तों कोटेशन को जो विद्वान दिए देने वाले थे वो आप लोगों को याद रखने। बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध किसने कहा था? देखिए टी आर होम्स ने दोस्तों, ये टी आर जो होम्स थे दोस्तों, इन्होंने यही कहा था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच में युद्ध है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों जो कथन है वो दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों आडंबरपूर्ण है, इन प्रकार इन कथनों को माना नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्तों जो टी आर जो होम्स है वो यहाँ पर सभ्यता किसको बताते हैं? सब्जी बताते हैं दोस्तों अंग्रेजों को, किसको साहब जी? अंग्रेजों को, अर्थात इंग्लैंड को। और बर्बरता किसको बताते हैं? दोस्तों भारत देश को, यानी कि दोस्तों भारतीयों को, ठीक है। तो ये याद रखना है, इस प्रकार की कथन दोस्तों नहीं होनी चाहिए, फिर भी कर आरपीएससी पूछ रही है। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच में दोस्तों जो युद्ध है वो टी आर होम्स ने कहा था, ये बात सही है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने मिलकर के 1857 क्रांति को जन्म दिया। ये कहने का कार्य करते हैं दोस्तों सर जेम्स आउटरम। कौन कहते हैं? सर जेम्स आउटरम के द्वारा ये ऐसा कहा गया था कि ये जो 1857 की जो क्रांति है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या है? एक प्रकार का षड्यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। राष्ट्रीय विद्रोह था, दो मैंने दोस्तों जब आप लोगों को 40 पेपर को सॉल्यूशन किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 की जो क्रांति है इसको राष्ट्रीय विद्रोह दो व्यक्तियों ने कहा था। एक व्यक्ति थे बेंजामिन डिजरायली, दूसरा आप कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा व्यक्ति कौन था, अगर आपने हमारे दोस्तों वीडियो देखे आरपीसी के पीवाईक्यू पर्सन तो देखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा विद्रोह सैनिक विद्रोह, इसे दोस्तों एल
रीस के द्वारा इसे तो सैनिक विद्रोह नहीं कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न था। पश्चिमी क्षत्रपों के कौन से शासकों ने अपने सिक्कों पर यूनानी, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों का प्रयोग किया था? देखिए पश्चिमी दोस्तों जो क्षत्रप जो शासक हुए थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर किसके हिसाब से दोस्तों जो कॉइन्स थे, इन कॉइन्स के ऊपर यूनानी लिपि का प्रयोग किया, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। दोस्तों इस हिस्ट्री 360 चैनल के दोस्तों जो रवि कुलियरे सर की उनके द्वारा दोस्तों इसका जो उत्तर माना गया था वो माना गया था ऑप्शन नंबर 3। क्या माना गया दोस्तों? चट्टान। देखिएगा मैं आप लोगों को बता दूं, जो रवि कुलियरे सर है उन्होंने दोस्तों उन्होंने इसका उत्तर माना चट्टान, लेकिन जो पप्पू सिंह प्रजापत दोस्तों जो इसका उत्तर मानते वो मानते दोस्तों नपान। क्या मानते साहब जी? नपान। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा आरपीएससी उसका प्रश्न का क्या उत्तर मानते हैं। मेरे को सिर्फ 2 ही प्रश्नों में डाउट हो रहा है, एक तो यह प्रश्न है, एक प्रश्न हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर भी चट्टान ही होना चाहिए, ठीक है, चट्टान। यही दोस्तों वो था जिसने दोस्तों इन लिपियों का प्रयोग किया था। नपान की भी देख लेंगे बाद में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1712 ईस्वी में, देखिए 1712 ईस्वी का दोस्तों टाइमिंग पीरियड आता है जब दोस्तों प्रथम अंग्रेज अधिकारी जिसने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए दोस्तों खाने जो होती थी, माइंस जो होती थी, उन माइंस से दोस्तों जो वाटर को बाहर निकालने के लिए एक वाष्प इंजन का आविष्कार किया जाता है। किसका साहब जी? वाष्प इंजन का दोस्तों आविष्कार किया जाता है। और इस वाष्प का दोस्तों जो इंजन था ना, यानी कि दोस्तों स्टीम इंजन, ठीक है दोस्तों, स्टीम इंजन, इसका दोस्तों जो आविष्कार किया था थॉमस न्यूकोमेन ने किया था। किसने किया था साहब जी? थॉमस न्यूकोमेन ने किया था। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका है सन 1917 में शामिल होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मराठा राज्य में पेशवा के पद का महत्व कम हुआ। देखिए मराठा साम्राज्य में पेशवा पद का महत्व किस शासक के समय बढ़ा जिससे छत्रपति नाम मात्र शासक रह गया था? तो पेशवा पद का दोस्तों जो महत्व था वो दोस्तों साहू जी जो महाराज थे ना, इन साहू जी महाराज के समय दोस्तों पेशवा पद का दोस्तों जो महत्व बढ़ा था। और दोस्तों जो छत्रपति थे, उन छत्रपति का दोस्तों जो नाम मात्र के शासक ही रह चुके थे, केवल नाम मात्र के थे, ठीक है। साहू जी महाराज आप कर सकते हो ऑप्शन नंबर 4। लॉर्ड कार्नवालिस के न्यायिक सुधारों के अंतर्गत, देखिए लॉर्ड कार्नवालिस जो भारत के गवर्नर जनरल बनते, उनके न्यायिक सुधारों के अंतर्गत फौजदारी न्याय के क्षेत्र के किस पद की शक्तियों को समाप्त किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और भविष्य में भी आप लोगों से बन सकता है। तो लॉर्ड कार्नवालिस के समय जिस पद को समाप्त कर दिया गया है, जिस पद की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, वो था दोस्तों नायब नाजिब का पद। कौन सा था दोस्तों? नायब नाजिब का दोस्तों जो पद है, नाजिम का पद, उसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ख्यात देश दर्पण। ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। इससे पहली बार दोस्तों आप लोगों से तो आरपीसी पहले भी पूछ चुकी है। देखिएगा, ख्यात देश दर्पण के बारे में निम्न कथनों में से दोस्तों विचार कीजिए और दोस्तों सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना है। ख्यात देश दर्पण मोहम्मद नेरसी द्वारा लिखा गया था, ये बात गलत हो जाएगी। ख्यात देश दोस्तों जो दर्पण है दोस्तों ये मोहम्मद नेरसी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि ख्यात देश दोस्तों जो दर्पण नामक रचना आती है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कमेंट में बताइएगा। सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर राज्य के इतिहास का वर्णन देखने को मिलती ख्यात देश दर्पण में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है आप लोगों के सामने, मुगल राजस्व प्रशासन में भूमि के वर्गीकरण और उनके अर्थ को सम्मिलित कीजिए। दिए गए दोस्तों सूची 1 और सूची सेकंड को मिलान आप लोगों को करना है। अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं दोस्तों, साहब जी ये क्वेश्चन पूछा गया है कक्षा 12वीं की पुस्तक से दोस्तों, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वहीं से क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट पूछा गया है। अगर आप लोगों ने चर्चा देखे होगा कक्षा 12वीं का की, तो देखिएगा पोलज भूमि क्या होती है। वार्षिक रूप से दोस्तों जो किसान दोस्तों जिस जमीन पर खेती करते हैं ना, उसे दोस्तों कहा जाता है पोलज भूमि। क्या कहा जाता है? पोलज भूमि किसे कहा जाता है? वार्षिक रूप से जो किसान होते हैं वो उस खेती को जब करते हैं दोस्तों, भूमि को जोतते हैं, उसे कहा जाता है पोलज भूमि। पड़ती भूमि क्या होती है साहब जी? पड़ती भूमि होती है 1 या 2 वर्ष तो जिस भूमि को पड़त छोड़ दिया जाता है, या 1 या 2 वर्ष तक उस पर अगर खेती नहीं की जाती तो उसे कहा जाता है पड़ती भूमि, ठीक है। चाचर भूमि क्या होती है? चाचर भूमि होती है दोस्तों, रुको भाई रुको रुको, चाचर भूमि क्या होती है? चाचर भूमि होती है दोस्तों 3 से 4 वर्ष तक दोस्तों जब उसे अगर पड़त छोड़ दिया जाए
अर्थात अनुपयुक्त दोस्तों जो जमीन होती है 304 वर्ष के लिए अगर खाली छोड़ दी जाए उसे चार्जर भूमि कहा जाता है। और बंजर भूमि क्या होती है? बंजर भूमि होती है जो तो 5 वर्ष से अधिक समय तक दोस्तों अकास्त योग्य भूमि अर्थात खेती न करने योग्य जो भूमि होती है उसे बंजर भूमि कहा जाता है। तो आप देखिएगा एक में 2, बी में 3, सी में 1 और दोस्तों डी में 4 आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा बौद्ध कौन सा बौद्ध विद्वान चीन से, देखिएगा एक बौद्ध विद्वान होते हैं जो कि चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र एक दोस्तों ग्रंथ आता है। मैंने आप लोगों से काफी अच्छी तरह से दोस्तों इसकी चर्चा की थी महापरिनिर्वाण सूत्र के बारे में। इसकी दोस्तों जो पांडुलिपि की खोज में खोतान आया था, कहां पर आया था साहब जी? खोतान कहां से आता है? चीन से आता है। किसके लिए आता है साहब जी? महापरिनिर्वाण जो सूत्र नामक जो ग्रंथ है इसकी पांडुलिपि खोजने के लिए आता है। कहां आता है? खोतान में आता है। उनका नाम देखने को मिल रहा है दोस्तों धर्मसेन। क्या नाम है साहब जी? धर्मसेन। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। धर्मसेन दोस्तों चीन से चलकर खोतान आते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र की ग्रंथ की दोस्तों पांडुलिपि लेने। अब देखिएगा ये दोस्तों प्रश्न आप लोगों के सामने वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछे गए। तो वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप लोगों से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। वत्तुपति कृषि भूमि पर जिसका व्यक्तिगत अधिकार हो उसे दोस्तों वत्तुपति कहा जाता था। ये बात सही देखने को मिलती है कि जो वत्तुपति था किसको था दोस्तों? वत्तु जो पति था कृषि भूमि पर जिसका व्यक्तिगत अधिकार हो उसे वत्तुपति कहा जाता था वैदिक काल में। मायूं मानकर चलिए आज मेरे पास आपकी 5 बीघा जमीन है, अगर 5 बीघा जमीन पर दोस्तों उस पर मेरा व्यक्तिगत अगर अधिकार है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वत्तुपति। क्या कहा जाएगा? वत्तुपति। धान्य कृत क्या होता है? देखिएगा धान्य कृत होता है अनाज को तृष्ण से अलग करने वाला, अनाज को तृष्ण से अलग करने वाला दोस्तों जो व्यक्ति होता था उसे धान्य कृत कहा जाता था। अर्थात फसल तैयार होने के बाद में उन दोनों को टुकड़ों को अलग करने के बाद की दोस्तों जो प्रक्रिया होती थी उसे दोस्तों धान्य कृत कहा जाता था। अजपाल क्या होता था? अजपाल होता था चरागाहों में पशुओं की देख रेख करने वाला। क्या होता था दोस्तों? चरागाहों में जो चरागाह जो भूमि होती थी वहां पर जो पशुओं की देख रेख करने वाला व्यक्ति होता था उसे कहा जाता था अजपाल। क्या कहा जाता था दोस्तों? अजपाल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 भी सही है, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उर्दर तेल की तौल का जो पात्र होता था ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल कोट दीजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों मैंने जब आप लोगों से दोस्तों 40 क्वेश्चन करवाए थे भाई यूं कर रहा हूं कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहा है। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल जिनका नाम है दोस्तों कोट दीजी स्थल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कोट दीजी में हड़प्पा कालीन स्तरों के नीचे प्राप्त किलेबंदी केंद्रीकरण का संकेत देखने को मिलता है। ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। मैंने आप लोगों से बताया था कि कोट दीजी और दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से किलेबंदी केंद्रीकरण के संकेत देखने को मिलते हैं। और दोनों की दोनों कौन सी? कालीबंगा और जो कोट दीजी थी दोनों की दोनों हड़प्पा पूर्व की सभ्यताएं थी। तो अगला ऑप्शन देखेगा कि कोट दीजी में हड़प्पा पूर्व काल के संदर्भ में कई मूर्तियां, चूड़ियां और सजावटी वस्तुएं यहाँ से देखने को मिलती है। ये भी बात याद रखना। तो हड़प्पा पूर्व काल का दोस्तों यहाँ पर संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर चूड़ियां मिली है, कई मूर्तियां मिली, सजावटी वस्तुएं भी मिली है। लेकिन याद रखना हड़प्पा पूर्व काल से संबंधित है। कोट दीजी जो किलेबंदी की गई है केंद्रीकरण के रूप में। और ये जो कोट दीजी है साहब जी, कोट दीजी टीला है जो खेड़पुर शहर के दक्षिण में 23 किलोमीटर पर स्थित है। ये दोस्तों आप थोड़ा सा एडवांस लगा लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी। अब देखिएगा इस प्रश्न को देखिए लॉजिक लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा कौन सा आता है? वाह भाई भाई। क्वेश्चन है कि तुर्कों के द्वारा निर्मित पहला मकबरा कौन सा था, वो भी दोस्तों भारत में। इसका उत्तर हो जाएगा सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा आता है। ये दोस्तों सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा ये तुर्कों के द्वारा निर्मित पहला मकबरा आता है। इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। मैंने काफी अच्छी तरह से आप लोगों से चर्चा की थी सुल्तानगढ़ी के मकबरे के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा अंग्रेज अधिकारियों और उनके द्वारा भूमि बंदोबस्त से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाई ये प्रश्न जो आया है ना राजस्थान के बच्चों की हवा निकालने के लिए तो ये पेपर भेजा गया था आरपीएससी के द्वारा। चलिए दोस्तों देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में बनने की प्रबल संभावना है, रिपीट होगा भाई ये प्रश्न लगा लीजिएगा भविष्य में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है साहब जी? अंग्रेज अधिकारियों और उनके द्वारा भूमि बंदोबस्त से संबंधित क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीकानेर का दोस्तों जो क्षेत्र था यहाँ पर दोस्तों जो फैज अली नहीं अंग्रेज अधिकारी नहीं थे दोस्तों भूमि बंदोबस्त से संबंधित, तो पहला ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। पहला ही उत्तर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा
मेवाड़ में दोस्तों जो पन्ना लाल थे ये दोस्तों भूमि बंदोबस्त का कार्य किया करते थे। ठीक है, तो मेवाड़ में पन्ना लाल के द्वारा भूमि बंदोबस्त का कार्य किया जाता था। वहीं मैं बात करूं साहब जी दोस्तों भरतपुर में, तो भरतपुर में हेनरी लॉरेंस के द्वारा दोस्तों भूमि बंदोबस्त का कार्य किया जाता था। जोधपुर की बात करें तो साहब जी जोधपुर में पंडित बंधुआ राम के द्वारा दोस्तों भूमि बंदोबस्त का कार्य किया जाता था। चलिए तीनों का दोस्तों तीनों उत्तर आप लोगों के सामने, मेवाड़ में पन्ना लाल है, भरतपुर में दोस्तों हेनरी लॉरेंस और जोधपुर में पंडित बंधुआ राम थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, जो कि कथन आप लोगों की चर्चा करते हैं। चलिए अभी कथन एक दिया गया है और अभिधारणा और ए और बी दी गई, यानी कि कथन ए के हिसाब से अभिधारणा कितनी है, 2। ठीक है, वासुदेव कृष्ण और वर्षणी वीरों की पूजा का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था। पतंजलि का तो महाभाष्य जो नामक ग्रंथ आता है, इस पतंजलि के महाभाष्य में वासुदेव कृष्ण और उनके दोस्तों जो कृष्ण की जो वीरों की दोस्तों पूजा का उल्लेख देखने को मिलता है। ये बात दोस्तों सही आती है। ठीक है, सही है। अब कथन दोस्तों अभिधारणा क्या कहती है, अभिधारणा कृष्ण वासुदेव की पूजा शुंग काल में लोकप्रिय हुई थी। मैंने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि शुंग काल में भगवान जो कृष्ण थे दोस्तों, जो कि देव के पुत्र थे, वासुदेव के पुत्र थे, उनकी दोस्तों जो पूजा का दोस्तों लोकप्रिय हो चुकी थी। कहां पर दोस्तों, शुंग काल में। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, भागवत धर्म यूनानी शासकों में लोकप्रिय होता जा रहा था। दोस्तों वैसे तो दोस्तों भागवत धर्म यूनानी दोस्तों शासकों में लोकप्रिय होता नहीं, थोड़ा बहुत ही हुआ था दोस्तों, ज्यादा नहीं हुआ था। हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों इसमें दोस्तों जो हमें एक अभिलेख भी मिलता है, उसमें दोस्तों चर्चा का अभिलेख मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन तो अभिधारणा जो बी गलत हो जाएगी और अभिधारणा एक ही सही है। ठीक है, तो अभिधारणा एक सही है एवं कथन की व्याख्या करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और मैं कहूंगा शायद ये दोस्तों क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा भी पहले पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी किसको पूछ गए, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम दोस्तों कुछ संस्थाएं आप लोगों को दी गई और दोस्तों सूचित मिलान तो करना है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल दोस्तों फाइनेंशियल दोस्तों जो निगम है कॉर्पोरेशन, ये कहाँ स्थित है साहब जी, इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कृषि जो विकास कोष है इसका मुख्यालय दोस्तों रोम इटली में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय साहब जी वियना में। कहा है, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय साहब जी बर्न में स्थित है। कहां स्थित है, बर्न में। तो आप मिलान कीजिएगा, एक में 3, बी में 4, सी में 1 और दोस्तों डी में 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, रिपीट होने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिएगा महाजनपद काल के बारे में। तो मैंने जब महाजनपद काल में कृषि कर से संबंधित, तो यहाँ पर कर यानी कि टैक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। महाजनपद पदों के राजाओं के द्वारा नियमित रूप से कर, भाई साहब इंपोर्टेंट लगा लीजिए साहब, टैक्स किसकी बात हो रही है, टैक्स वसूल करने के संबंध में असत्य कथन की चर्चा करनी है। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न पूछा गया है, सही है, गलत है, असत्य है, त्रुटिपूर्ण है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अगर प्रश्न ही सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो व्यापार के माध्यम से खरीदी और बेची जानी वस्तुओं पर भी कर लगाए जाते थे। सही बात है, महाजनपद काल के समय में जो राजा होते थे ना भाई, वो राजा जो होते थे खरीदी और बिक्री पर क्या लगाते थे साहब, टैक्स लगाते थे, पैसा वसूलते थे जनता से। आप मैंने कोई अगर ये चीज बेचनी है और मुझे किसी से कोई चीज खरीदनी है तो मेरे को सरकार को पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, कारीगरों पर भी कर लगाए जाते थे। जो मजदूर व्यक्ति होते थे, जो मकान बनाने का कार्य करते थे, जो किसी भी प्रकार की इमारत का बनाने का कार्य करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था महाजनपद काल के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। फसलों पर उत्पादन का 1/8 भाग निर्धारित किया जाता था, इसे भाग या हिस्सा कहा जाता था। देखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, फसलों पर तो कर तो लगता था, जिसे इसे भाग या हिस्सा कहा जाता था। या तो भाग कर दीजिए आप उसे, या कर दीजिए हिस्सा। लेकिन यहाँ पर इसने छोटी सी गलती कर दी, इसने 1/8 कर दिया। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, इसका जो उत्तर होगा वो 1/6 होगा। क्या होगा साहब जी, 1/6। तो महाजनपद काल के समय में जो फसलों पर जो उत्पादन का जो टैक्स लगाया जाता था वो 1/6 लगाया जाता था, इसे भाग या हिस्सा कहा जाता था। पशुपालकों से पशुओं और पशु उत्पादन के रूप में कर चुकाने की अपेक्षा की जाती थी। यानी कि कहीं ना कहीं तो जो पशुपालक होते थे ना, उनसे भी तो टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, अपेक्षा की जाती थी भैया तुम मेरे को टैक्स दो, तुम पशु चरा रहे हो, तुम दूध बेच रही हो, तुम मेरे को क्या दो, टैक्स दो। कौन कहता था साहब जी, राजा महाराजा कहते थे। चलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, 1/8 नहीं 1/6 होगा।
दम्भ महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया था साहब जी, जब अशोक के हमने दोस्तों जो शिलालेख पढ़े थे 13 शिलालेखों के बारे में चर्चा की थी, तो 5वें नंबर का जो शिलालेख देखने को मिलता है, इसमें क्या देखने को मिलता है साहब? इसमें देखने को मिलता है कि दम्भ महामात्र नामक जो अधिकारी थी इनकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 27वां नंबर का। मौर्य काल में मौर्य काल नहीं दोस्तों, प्रश्न है कि मौर्य उत्तर काल में, देखिएगा यहाँ से प्रश्न दोस्तों आप लोगों को पता है पहले भी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है। मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से करवाया था कि पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से थे और दोस्तों पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से थे मौर्य उत्तर काल के समय में। तो देखिएगा मौर्य उत्तर काल में तो बंदरगाह उड़ीसा तट पर जो स्थित था, उड़ीसा तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित था, देखिए प्रश्न पूछा गया है, लेकिन प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा गया है कि उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित था। नंबर देखिएगा दोस्तों एक आता है दोस्तों घटसाल, दोस्तों घटसाल का दोस्तों जो बंदरगाह था ये दोस्तों उड़ीसा तट पर स्थित था। ठीक है, और एक आता है दोस्तों दंतपुर, क्या नाम है साहब जी? दंतपुर। तो दंतपुर का दोस्तों बंदरगाह और घटसाला का दोस्तों जो घंटसाला का जो बंदरगाह था, ये दोनों के दोनों उड़ीसा के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर वो तो 4 हो जाएगा, एक और दो तो 3 सही है। ठीक है, एक और 3 सही कर लेना, एक और 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। हार्वर्ड अमेरिकी उपनिवेशों में प्रथम कॉलेज कैम्ब्रिज में कब स्थापित किया गया था? तो 1636 ईस्वी की बात आती उस जमाने में। दोस्तों एक ये तो एक यूं मानी अतिशयोक्ति मानी है दोस्तों, ये किसी भी प्रकार की चीज मानी है, लेकिन दोस्तों आज अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया में दोस्तों भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी जहां पर दोस्तों अमेरिका, चाइना, जापान, दोस्तों कोरिया, कई देश है जो आगे बढ़ रहे हैं, वही भारत तो पिछड़ा होता जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील चलती है और बाकी कुछ नहीं चलती। 1636 ईस्वी में दोस्तों वहां पर कॉलेज की स्थापना की जा चुकी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, दोस्तों ऐसा दोस्तों अधिनियम जिसके द्वारा जो गवर्नर जनरल होता था दोस्तों उसको कानूनी उद्देश्यों के लिए नया प्रांत बनाने की, देखिएगा एक नया स्टेट बनाने की, नया प्रांत बनाने की और उसको बांटने की, किसको? उस प्रांत को बांटने की, साथ में उसकी सीमा को परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया था। किसको? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत में गवर्नर जनरल को कानूनी उद्देश्य के लिए प्रांत बनाने का, उसको बांटने का और उसकी जो सीमा में तोड़ फोड़ करने का, सीमा में विभाजन करने का, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था? 1861 का जो अधिनियम आता है इसके द्वारा ऐसा किया गया था। और एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आप लोगों को पता होगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मौर्य सम्राटों ने अन्य देशों के शासकों से राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। दिए गए कथन के अनुसार सूची 1 और सूची नंबर 2 से मिलान करनी है। कहने का मतलब है कि जो मौर्य जो सम्राट होते थे इन्होंने अन्य देशों के साथ में तो कई प्रकार से तो क्या किया, तो संबंध स्थापित किए था। तो देशों के नाम आपको दिए गए, वहां के शासक आपको बताने थे। जब दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसने तो अंगूर मंगाए थे, शराब मंगाई थी, है ना, तो वो चीज आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बताया था फर्स्ट ग्रेड का, जब पेपर सॉल्यूशन किया था तो अच्छी तरह से बताया था कि दोस्तों जो सीरिया का जो शासक आता है वो आता है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। कौन आता है? सेल्यूकस जो निकेटर है वो दोस्तों सीरिया का शासक आता है। मिस्र देश का जो शासक आता है साहब जी वो आता है दोस्तों टोलेमी। कौन आता है दोस्तों? टोलेमी जो शासक था वो मिस्र देश का था। वही मैं बात करूंगा दोस्तों मेसिडोनिया का। दोस्तों मेसिडोनिया के जो शासक थे उनका नाम है दोस्तों एंटीगोनस। क्या नाम है दोस्तों? एंटीगोनस। और सिलोन जिसे दोस्तों श्रीलंका कहा जाता था, इसके शासक थे दोस्तों तिस्सा। कौन थे साहब जी? तिस्सा। तो आप मिलान कीजिएगा दोस्तों, एक में 3, बी में 4, सी में 2 और दोस्तों डी में 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पहले भी पूछा जा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अरे भाई कहाँ गया, अरे कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ ये रहा भाई। पतंजलि के महाभाष्य, ओ भाई पतंजलि के महाभाष्य से दो प्रश्न पूछे गए, दो प्रश्न देखिएगा। पतंजलि के महाभाष्य के इस कथन की पुष्टि के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? इससे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया था? इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि पतंजलि के महाभाष्य में से शुंग वंश में दोस्तों वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है उसकी जो शुरुआत की गई थी, ये बात सही है, लोकप्रिय था। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ऐसा कौन सा अभिलेख है तो पुष्टि करता है कि पुष्यमित्र जो शुंग था इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अच्छा, आपको दोस्तों मैंने जब राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पढ़ाई थी कक्षा 10वीं की आरबीएससी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान में दोस्तों जो कछुआ शासक हुए थे जिनका नाम दोस्तों आपको बताना है, जिन्होंने भी दोस्तों अंतिम में दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किया था। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करने का कार्य करते हैं पुष्यमित्र शुंग। 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ये जो अभिलेख आता है वो आता है साहब जी अयोध्या का अभिलेख। कौन सा दोस्तों जी?
अयोध्या का जो अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। थेरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। दोस्तों थेरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता अर्थात इसे कहा जाता है दोस्तों गेट। इसे क्या कहा जाता है साहब जी? इसे कहा जाता है गेट। ठीक है दोस्तों। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा था? उत्तराधिकारी का मतलब एक राजा था, राजा के बाद उसका बेटा शासक बनता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि गेट के बाद में किस संगठन का निर्माण किया जाता है? उस संगठन का नाम है साहब जी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है साहब जी 1 जनवरी सन 1995 को। दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों जो टॉपिक है स्पेशली दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, तब इसे दोस्तों काफी और रीट में तो दोस्तों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया था ये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की नवीनतम आर्थिक नीति सन 1991 देखिएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, और जब आप लोगों को शायद मैंने शायद ज्योग्राफी का प्रश्न कराया था, शायद ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफी के किसके साहब जी? जियोग्राफी के मैंने आरपीएससी के साहब जी आरपीएससी के 40 प्रश्न दोस्तों 40 पेपर किए थे। सॉल्यूशन दोस्तों हमने हस्तलिखित दोस्तों, उनमें दोस्तों मैंने आप लोगों से इस नीति के बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा की थी और आप लोगों को बताया था। आइए देखते हैं दोस्तों पहला ऑप्शन क्या करता है। तो सन 1991 की जो आर्थिक नीति इसके बारे में चर्चा करनी है। कथन क्या कहता है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चिन्हित कर उन्हें महारत्न में, नवरत्न में और लघु रत्न का दर्जा दिया गया। अर्थात सार्वजनिक जो क्षेत्र थे उनका जो तो सरकार ने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। कितने भागों में साहब जी? 3 भागों में। 3 भागों में बंटवारा कर दिया। एक कर दी महारत्न कंपनी, दूसरी कर दी नवरत्न कंपनी और तीसरी कर दी लघु रत्न कंपनी। अब तर्क क्या कहता है? तर्क ये कहता है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संचालन, आर्थिक और प्रबंधन संबंधी अधिक स्वायत्ता दी गई जिससे ये लाभ अर्जित कर सके। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा और ये वित्तीय बाजार से अपने संसाधन भी एकत्र कर सकती थी। कथन सही है साहब जी। कथन का जो तर्क एक है वो भी सही है और तर्क नंबर जो 2 है ये दोनों सही है। व्याख्या करता है जबरदस्त तरीके से। तो 1 और 2 दोनों सही सत्य हैं और अभी कथन की तो व्याख्या भी की जा रही है। पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए एक और देखिएगा प्रश्न दोस्तों महाजनपद काल के बारे में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों महाजनपद काल के बारे में, आप लोगों से पहले भी चर्चा की। फिर देखिएगा महाजनपद काल के दौरान निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। आरएस वालों इंपोर्टेंट लगा लो, सब इंस्पेक्टर वालों इंपोर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को कि महाजनपद काल के समय दोस्तों जहां पर गणतंत्रात्मक सिस्टम की बात करें, रिपब्लिक दोस्तों सिस्टम की बात करें, दोस्तों अल्पक सॉरी दोस्तों क्या नाम है? अलकप। क्या नाम है साहब जी? अलकप। अलकप नामक जो राज्य था उसमें दोस्तों गणतंत्रात्मक सिस्टम चलता था। आज हमारा दोस्तों भारत कैसा है साहब जी? गणतंत्रात्मक सिस्टम है, लेकिन उस जमाने में भी तो गणतंत्रात्मक सिस्टम हुआ करता था महाजनपद काल के समय में। ये भी बात आपको याद रखनी है। और कितने थे साहब जी? 10 सिस्टम थे, 10 राज्य ऐसे थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है। और शायद दोस्तों एक हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से राज्य थे। दोस्तों 4 राज्य आपको दिखे, शासक भी आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो बस देखिएगा उस प्रश्न को, मैं आपको दोस्तों पोस्ट डाल दूंगा उस प्रश्न की। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं में से कौन सी योजना अंतिम असफल योजना मानी जाती है? MBT। क्या नाम है साहब जी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों कहीं कहा जाता है कि अगर इस बंदे की योजनाएं अगर धरातल पर सही रूप से दोस्तों क्रियान्वित हो जाती ना, तो यूं मान के चले भाई साहब आज अशोक जैसे राजाओं को दोस्तों यूं मान के याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस बंदे को याद किया जाता है। लेकिन भाई इस बंदे की जो सारी की सारी जो योजना है ना, इसके कर्मचारियों ने दोस्तों क्या कर दी? समाप्त कर दी, शराब जैसे कर दी। जैसे कि मैं बात करूं साहब जी कि भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक योजना लॉन्च करते हैं, लेकिन उनके जो नीचे की जो पदाधिकारी है भ्रष्ट सारे के सारे पूरे मंत्री भ्रष्ट है, पैसा खा जाते हैं, हराम की कमाई खा जाती है। ऊपर से सिस्टम सही लॉन्च करता है, नीचे का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। कैसे साहब जी? सारी के सारी पदाधिकारी भ्रष्ट है, नंबर 1 नीच कमीने साले। ठीक है। 99.99% संभावना है कि सारी की सारी नीचे, 0.1% को छोड़ दीजिएगा, पता नहीं वरना कौन मेरे आकर कमेंट मार दे। चलिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, दो आप में क्षेत्र में कर वृद्धि करना, राजधानी का स्थानांतरण करना। अगला हो जाएगा दोस्तों कराजल का अभियान। कराजल का अभियान दोस्तों जब मैंने आप लोगों से पूछा था दोस्तों तब बताया था कि दोस्तों पांचों की पांचों योजनाएं मैंने आप लोगों को बताई थी और चर्चा की थी अच्छी तरह से, और इनका क्रम भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कराजाल का अभियान। और इससे पहले दोस्तों जो अभियान किया था खुरासान का अभियान किया था, खुरासान अभियान के बाद कराजल का अभियान किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, कराजल का अभियान। ठीक है। अगली देखिएगा कौन सी रचना गद्य और पद्य मिश्रित शैली में, देखिए एक ऐसी रचना
जो कि गद्य और पद्य शैली में लिखी गई, जिसका मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? कहा जाता है साहब जी चंपू शैली। क्या कहा जाता है? चंपू शैली कहा जाता है। और चंपू शैली में अरबी और पारसी भाषाओं में लिखी गई रचना कौन सी थी? वो रचना आती साहब जी ताज उल मासीर। क्या नाम है साहब जी? ताज उल जो मासीर जो नामक रचना आती है दोस्तों, अरबी और पारसी भाषा में लिखी जाती है, चंपू शैली में लिखी जाती है। बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस राजपूत वंश की सूची और उनकी उपलब्धियों की जानकारी बिजोलिया शिलालेख पर उत्कीर्ण है? तो बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी का आता है, चौहान वंश की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर दो राइट हो जाएगा, चौहान वंश। ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो चौहान थे ये दोस्तों अग्निकुंड के दोस्तों जो राजा थे चार, उनमें सबसे प्रतिष्ठित सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे साहब जी चौहान। अगला देखिएगा, भोपाल के युद्ध में किस दक्कनी शक्ति को हराकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित कर दी? भोपाल का दोस्तों जो युद्ध होता है इसमें दोस्तों किस दक्कनी शक्ति को हराकर दोस्तों बाजीराव प्रथम ने, दोस्तों एक शासक होते हैं दोस्तों मराठा सरदार पेशवा, जिनका नाम है दोस्तों बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने दोस्तों हैदराबाद की निजाम को हराया था। कहां पर आया था साहब जी? भोपाल के युद्ध में हराया था। और दोस्तों भोपाल के युद्ध में जैसे दोस्तों हैदराबाद का निजाम की दोस्तों हार हो जाती है। हार होने के बाद में दोस्तों पांचवा दोस्तों जो बाजीराव जो प्रथम था ना, यूं मान के चलिए कि दक्षिणी भारत में इसने दोस्तों यूं माने अपने आप को दोस्तों सर्वोच्च घोषित कर दिया था कि मैं तो सबसे बड़ा डॉन हूं। कहां पर साहब जी? चौथ भारत में। तो भोपाल का युद्ध आपको याद रखना है, बाजीराव प्रथम के बीच में होता है, हैदराबाद के निजाम की इसमें हार हो जाती है। उस परिस्थिति का नाम बताइए जिसमें अग्निकुंड से, वो भाई अभी वाली तो चर्चा कर रहे थे, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पन्न होने का उल्लेख है तथा धूम्र राज्य को परमाणु का मूल पुरुष बताया गया है। ओ अचलेश्वर प्रशस्ति। वैसे ये प्रश्न दोस्तों डिलीट भी हो सकता है कहीं न कहीं दोस्तों, लेकिन संभावना कम है डिलीट किया जाए, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा अचलेश्वर प्रशस्ति। मैंने आप लोगों से बताया था कि अग्निकुंड से दोस्तों जो वशिष्ठ मुनि थे, कौन थे साहब जी? वशिष्ठ मुनि। इन वशिष्ठ मुनि के द्वारा दोस्तों चार दोस्तों राजपूतों को, मुनि इनके द्वारा चार दोस्तों राजपूतों का दोस्तों क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। नंबर एक आते हैं दोस्तों परमार, नंबर दो दोस्तों चालुक्य, नंबर तीन आते हैं दोस्तों प्रतिहार, नंबर चार आते हैं चौहान। और चौहानों में दोस्तों जो जिस शासक का नाम देखने को मिलता है दोस्तों, जो सबसे पहले आए परमार, परमाणु का जो मूल पुरुष है वो कहलाता है साहब जी धूम्रराज। ठीक है, अचलेश्वर प्रशस्ति हो जाएगी। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि अचलेश्वर प्रशस्ति कब की है? आप लोगों से दोस्तों शायद पहले भी आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों की प्रशस्तियों के बारे में। देखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम जिसे महेंद्रादित्य कहा जाता है, तो देखिएगा जो कुमार गुप्त प्रथम था इसे दोस्तों महेंद्रादित्य कहा जाता है। के प्रांतों के प्रमुख राज्यपालों को उनके कार्यस्थल से सुमिलित आप लोगों को करना है। इससे पहले भी जितनी बार फर्स्ट ग्रेड आयोजित हुई थी, ज्यादातर दोस्तों संभावना यही थी कि जो अशोक थे, अशोक के कुछ प्रांत दिए गए होते थे और उनके दोस्तों राज्यपाल आप लोगों से पूछे जाते थे। लेकिन क्वेश्चन इस बार पूछा है कुमार गुप्त प्रथम के उसके जो प्रांत थे और उनके राज्यपाल कौन कौन थे, गवर्नर कौन कौन थे। ठीक है, देखिएगा चिरादित्य। चिरादित्य की अगर मैं चर्चा करूं तो साथ ही ये था दोस्तों की पुंडरिक वर्धन दोस्तों जो गुप्ती प्रांत हुआ करता था, यहाँ पर दोस्तों इसे गवर्नर बनाया गया था। घटोत्कच गुप्त की अगर मैं बात करूं तो साहब जी इसे बनाया गया था एरण जो राज्य था, इस एरण राज्य में से तो गवर्नर बनाया गया था। बंधु वर्मा की चर्चा करूं तो साहब जी बंधु वर्मा को दसपुर नामक जो प्रांत था यहाँ पर बनाया गया था। और पृथ्वी वैषण की मैं बात करूं तो साहब जी इसे अवध प्रांत का तो गवर्नर बनाया गया था। तो याद रखना कुमार गुप्त के समय दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों हो सकता है आरएस प्रिया सब इंस्पेक्टर में रिपीट हो सकता है आप लोगों से। ठीक है, देखिए तो कुमार गुप्त के समय दोस्तों जो चिरादित्य गवर्नर था ये पुंडरिक वर्धन का था दोस्तों। बंधु वर्मा की चर्चा करूं तो साहब जी दसपुर का था। घटोत्कच गुप्त की बात करें तो एरण प्रांत का गवर्नर था। और पृथ्वी वैषण की बात करूं तो साहब जी इसे अवध का प्रांत गवर्नर बनाया गया था। चलिए अगला देखिएगा, स्वराज प्राप्ति के लिए अतिवादियों ने निम्नलिखित में से कौन सी नीतियों पर बल दिया था? अतिवादियों ने, देखिएगा जो अतिवादी जो थे व्यक्ति थे इन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए किन नीतियों पर बल दिया था? स्वदेशी पर दिया, एकदम सही बात है। सत्याग्रह पर इन्होंने बल दिया, सक्रिय प्रतिरोध पर इन्होंने बल दिया, लेकिन इन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर बल नहीं दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो ए और सी और डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी डी आपका जिस ऑप्शन में मैच कर रहा हो साहब जी मिलान कर लीजिए। एक एक पर्सन इंपोर्टेंट है, एक पर्सन की चूक आपको आपके भविष्य से दोस्तों उजागर कर सकती है। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा कि बलवंत उपनाम, देखिए एक नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है बलवंत। बलवंत जो उपाधि है ना, ये उपनाम है साहब जी बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अर्जित किया था? तो बलवंत जो उपनाम है ये बहमनी साम्राज्य के एक शासक थे जिनका नाम है अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। क्या नाम है साहब जी? अलाउद्दीन मुजाहिद जो शाह थे इन्होंने बहमनी साम्राज्य के शासक ने एक उपनाम धारण किया था बलवंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा।
ये प्रश्न हालांकि मैंने कम ही बताया था, मैंने बताया नहीं था शायद आप लोगों को, ठीक है। फिर भी चर्चा अगला आज अगली बजी तो 100 पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे आरपीएससी के 100 पेपरों का सॉल्यूशन। अगर आप वीडियो देखो और आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ठोक दो तो जलवा बखेर देंगे, फिर तो टेंशन डालो आप तुम। चलिए, चालुक्य वंश के बारे में प्रश्न आप लोगों को देखेगा। पुलकेशिन सेकंड चालुक्यों के व्यंग्य शाखा का प्रमुख था। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगी। पुलकेशिन दोस्तों जो दिखते था दोस्तों, ये चालुक्य की व्यंग्य शाखा का प्रमुख नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 गलत, ठीक है। उसने पल्लव साम्राज्य की उत्तरी भाग उसने पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चालुक्य वंश के बारे में आप लोगों को याद रखनी है कि जो पुलकेशिन दोस्तों जो सेकंड था, इसने दोस्तों पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग को जीत लिया था और जीतने के बाद में दोस्तों जो उसका दोस्तों जो भाई था जिसका नाम है विष्णुवर्धन, उसको सौंप दिया था। केवल बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 1 गलत है, ये व्यंग्य शाखा का नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेगा कि जुलाई सन 1857 ईस्वी की बात आती है। कब की आती है साहब जी? जुलाई सन 1857 ईस्वी की बात आती है। जैसे 1857 की क्रांति समाप्त होने के दौर पर चल रही होती है, तब दोस्तों एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि रानी के समक्ष, जिसने कहा रानी के समक्ष कि भारत का दोस्तों जो शासन सीधे इंग्लैंड के ताज के अधीनस्थ लेने की वक्तव्य प्रकट किया था। उसने कहा था कि जो भारत का जो शासन है ना, अब डायरेक्ट रानी के ताज में, यानी कि दोस्तों रानी के संपर्क में आ जाना चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? लॉर्ड पार्मिस्टोन जो व्यक्ति थे, इनके द्वारा कहा जाता है कि दोस्तों जो भारत का जो शासन है अब सीधे के सीधे इंग्लैंड का जो ताज है, जो महारानी थी उसके कंट्रोल में होना चाहिए, न कि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रथम, अच्छा यहाँ पर दोस्तों सूची 1 और सूची नंबर 2 दी गई है। बौद्ध संगीतियां यहाँ पर दी गई है। बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीतियां। मैंने आप लोगों से कई बार इसकी चर्चा की थी और इसकी एक फेमस ट्रिक भी आप लोगों को पता होगा कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, हटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो प्रथम बौद्ध संगीति देखेगा राजा महाराजा आजा, ठीक है। राजा महाराजा आजा, ठीक है। तो आजा मतलब हो जाएगा तो अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। हटाओ मत आशिक, ठीक है। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है। तो वेश्या सबका काल है, काल का मतलब तो काला सो। कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कुं से कंवर जी, क से कनिष्क, भाई साहब, ठीक है। दूसरे दोस्तों हटाओ मत आशिक, देखिए तृतीय बहु संगति अशोक के समय, ठीक है। और चौथे बहु संगति हुई थी दोस्तों कनिष्क के समय, ठीक है, ठीक है। याद रखना इंपोर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखेगा कि निम्न में से कौन सी शाखा अग्निवंशी क्षत्रिय हो? अभी चर्चा कर रहे थे तो परमाणु के बारे में, चालुक्य के बारे में, चौहानों के बारे में। 4 शाखाएं तो आप लोगों को दी गई है, जिसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं बतानी है। तोमर ही भाई साहब गलत हो जाएगा। तोमर जो थे कहीं ना कहीं तो अग्निवंशी थे ही नहीं। अग्निवंशी तो जो वशिष्ठ मुनि थे, इन्होंने तो 4 योद्धाओं को प्रकट किया था। प्रथम जो व्यक्ति उत्पन्न किए उनको कहा गया था परमार। क्या कहा गया साहब जी? परमार। तो ऑप्शन नंबर जो याद रखना है दोस्तों, जो परमार थे ये सबसे पहले उत्पन्न किए जाते हैं। इसके बाद में जो उत्पन्न किए जाते हैं वो किए जाते हैं दोस्तों चालुक्य। क्या साहब जी? चालुक्य उत्पन्न किए जाते हैं। सेकंड नंबर पर, नंबर 3 पर उत्पन्न किए जाते हैं दोस्तों प्रतिहार। और प्रतिहारों के बाद में जो चौथे नंबर पर उत्पन्न किए जाते हैं वो थे साहब जी अपने चौहान। कौन थे साहब जी? चौहान, ठीक है। याद रखना, अच्छा पर्सन है, कई बार रिपीट हो चुका है, कक्षा 10वीं की पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है। आजा भाई तू आजा, अगला प्रश्न नंबर देखेगा 47। चलिए, ओ दिल्ली, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था आप लोगों से, पता हो तो। प्रश्न ये पूछा नहीं गया था लेकिन इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया था। चले, लेकिन पूछा गया यहाँ पर कि आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब होती है? साहब जी आईआईटी दिल्ली की स्थापना होती है सन 1961 ईस्वी को। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना होती है साहब जी सन 1950 को। कब दोस्तों? सन 1950 को। आईआईटी चेन्नई की स्थापना होती है साहब जी, आईआईटी चेन्नई देखिएगा, आईआईटी चेन्नई की स्थापना सन 1959 ईस्वी में होती है। और आईआईटी मुंबई की स्थापना होती है सन 1958 ईस्वी में। तो सबसे पहले देखिएगा आईआईटी सबसे पहले दोस्तों कौन सी आ जाएगी साहब इसमें? खड़गपुर, ठीक है, खड़गपुर, ठीक है। खड़गपुर के बाद में साहब जी मुंबई, मुंबई के बाद में साहब जी चेन्नई के बाद में साहब जी दिल्ली। 4 आईआईटी आप लोग को दी गई और स्थापना कब हुई थी? और वालों, नीट वालों, तुम्हारे तो धुंधाटे निकाल दिए ना, पेपर ही लीक कर दिया कंपनी सरकार ने। जो पेपर बना रहा है वही पेपर बेच रहा है। अरे राजस्थान में देख लो भाई, पेपर बेचने वाले सेटर, जो पेपर सेटर है ना, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, आरएमएस आलोक राज जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सोवियत संघ के टूटने के समय निम्न में से किस नए देश के पास में परमाणु हथियार नहीं था?
जैसे ही सोवियत संघ का दोस्तों विघटन होता है, वो टूटने लगता है, पर सन 1991 ईस्वी की बात आती है, तब किस किस देश के पास में परमाणु हथियार नहीं था? भारत देश के पास में क्या परमाणु हथियार था? बिल्कुल हाँ, सन 1974 से था। अभी भी है। सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। बेलारूस के पास में परमाणु हथियार था साहब जी, कजाकिस्तान के पास में था और यूक्रेन के पास में दोस्तों परमाणु हथियार था, लेकिन आर्मीनिया जो देश था दोस्तों, आर्मेनिया के पास में दोस्तों कहीं पर भी परमाणु हथियार नहीं था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, तो आर्मेनिया इसका उत्तर हो जाएगा, आर्मेनिया। चलिए, सल्तनत काल के दौरान बंजारा खाना बदोश समुदायों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मैंने आप लोगों से दोस्तों शुरुआत में कहा था कि जब आप लोगों को लगने लगे कि ये प्रश्न भाई बहुत ही डीपली पूछा गया है आरपीएससी द्वारा या यूपीएससी के द्वारा, संभावना उतनी ही अधिक होती है कि वो प्रश्न उतना ही सही हो। कैसे साहब, देखिएगा, गौर कीजिएगा। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। बिल्कुल सही बात है, जो बंजारा थे वो लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। पहला ऑप्शन सही है। बंजारों का कारवा टांडा कहलाता था, टांडा। बंजारे जो व्यक्ति होते थे ना, गाड़ी के पीछे गाड़ी चलती थी, लोहारे देखते हो, लोहारा जनता थी। आपने देखा बंजारे, आप लोगों ने देखे होंगे दोस्तों, फिल्मों में तो पता है, बंजारा दिल मेरा बंजारा। तो बंजारा तो जो कारवा थे, इनका जो कारवा को टांडा कहा जाता था। और अगला देखिएगा, बंजारा खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ में कम दूरी तय करते थे। दूरी कम थोड़ी तय करते थे, अरे लंबी लंबी दूरियां तय करते थे, लंबी लंबी दूरियां, तो बहुत अधिक दूरियां तय करते। छोटे से पर्सन ने इसी जो तुम ऑर्डर लगा दी इस पर्सन की, भाई साहब ये पर्सन हो जाएगा दिल्ली, हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जिसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनकी निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे सुहोना कहा जाता था। भाई साहब कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन पर निगरानी के रखने के लिए, किन पर, बंजारों पर निगरानी रखने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे सुहोना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुहोना कहा जाता था। कौन सा राज्य गुज्जर शासक दत्तादित्य ने हर्षवर्धन से ध्रुवसेन द्वितीय को वापस दिलाया था? कौन सा राज्य गुज्जर शासक दत्तादित्य ने हर्षवर्धन से ध्रुवसेन द्वितीय को वापस दिलाया था? दत्तादित्य एक शासक हुआ था जिसने युद्ध किया साहब जी हर्षवर्धन से। किसने किया साहब जी? हर्षवर्धन से युद्ध किया, और हर्षवर्धन से दोस्तों ध्रुवसेन द्वितीय को एक तो साम्राज्य दिला दिया था, एक राज्य दिला दिया था जिसका नाम है दोस्तों वल्लभी। क्या नाम है साहब जी? वल्लभी। तो याद रखना, दत्तादित्य ने इसके ऊपर अटैक किया साहब जी हर्षवर्धन के ऊपर, और इसको हराकर हराने के बाद में इस हर्षवर्धन से एक साम्राज्य छीन लिया जिसका नाम है वल्लभी, और इसको छीन कर किसको दे दिया? ध्रुवसेन द्वितीय को दे दिया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन में संगमरमर और लाल पत्थर का उपयोग किया गया? निम्न में से आप लोगों को बताना है। तो निम्न में से शाहजहां द्वारा किस किस निर्मित किस भवन और में संगमरमर और प्लस लाल पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है? देखिएगा, मुसम्मन बुर्ज आगरा का किला, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, मुसम्मन बुर्ज जो आगरा का जो किला है दोस्तों, इसमें दोस्तों शाहजहां द्वारा निर्मित दोस्तों संगमरमर और लाल पत्थर का उपयोग देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापति की जो आंसर की आई थी उसमें माना गया था कि निजामुद्दीन दोस्तों औलिया की जो दरगाह का दोस्तों जो गुंबद है दोस्तों दिल्ली में, इसमें भी दोस्तों इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो दोस्तों आरपीसी इसका उत्तर क्या मानती है? आप देखिएगा दोस्तों, रवि कुलेरिया सर ने इसका उत्तर ये माना और पप्पू सिंह प्रजापति के द्वारा इसका आंसर ये माना गया है, तो लगाइएगा आपके हिसाब से। मौर्य राजस्व प्रशासन में निष्क्राम्य कर क्या था? ओ भाई, आरपीएससी द्वारा पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि निष्क्राम्य कर क्या है। निष्क्राम्य कर क्या है? एक प्रकार का निर्यात करता, किसी भी वस्तु का दोस्तों जब यहाँ से दोस्तों एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो निर्यात कर को दोस्तों क्या कहा जाता है उस जमाने में? निष्क्राम्य कर कहा जाता था दोस्तों, मौर्य राजस्व के समय, मौर्य काल के समय। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार, जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र के अनुसार मगध के किस शासक ने गण राज्यों के संयुक्त मोर्चे को पराजित किया था? मैंने आप लोगों से कहा था कि महाजनपद काल के समय तो कुछ ऐसे भी राज्य थे जो गणतंत्रात्मक थे, गण राज्य थे, रिपब्लिक सिस्टम थे भाई सब उनमें, जिनमें जैसे की बात की हमने दोस्तों अल किसके, अल कप की, अल कप। ठीक है, याद रखना। उसी प्रकार से दोस्तों गण राज्यों का दोस्तों एक संयुक्त मोर्चा था, जितने भी जो राज्य थे ना उनका एक संयुक्त मोर्चे को हरा दिया था, जिसने का नाम है मगध के शासक, जिनका नाम है साहब अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्थापक और उनके मत दिए गए तो बहुत ही सिंपल था प्रश्न। मैंने आप लोगों को कई बार दोस्तों, एक बार नहीं 50 बार आप लोगों को बताया था, और कुछ ट्रिक की बताई थी, जैसे कि दोस्तों राविश्री दोस्तों माधवाचार्य की ट्रिक बताई थी, सब सिस्टम बताया था। तो राविश्री दोस्तों रामानुजाचार्य का जो सिस्टम आता है दोस्तों विशिष्टा देता आता है। क्या आता है साहब जी? विशिष्टा देतवाद।
माधवाचार्य की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इनका दोस्तों जो सिस्टम आता है वो दोस्तों द्वैतवाद। विष्णु स्वामी की अगर चर्चा करें तो इनका आता है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद। और दोस्तों निम्बार्काचार्य का दोस्तों जो आता है वो आता है दोस्तों द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के शुरुआती दौर में एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया था? भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न है, लगाओ भाई इंपोर्टेंट, क्या लगाओ साहब जी, भविष्य में क्वेश्चन आएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शुरुआती दौर में एडवोकेट ऑफ द इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। वही दादा भाई नौरोजी जिन्हें दोस्तों कहा जाता है दोस्तों ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना है। चलिए, संपूर्ण यूरोप पर एक लोह आवरण छा गया है, साम्यवादी भय के कारण किसने अपने फुलटन भाषण का उपरोक्त वक्तव्य व्यक्त किया था? देखिए, संपूर्ण यूरोप पर एक लोहे का आवरण छा गया, ये कथन दिया गया है जो कि आप लोगों से पूछा गया है कि साम्यवादी भय के कारण किसने अपने फुलटन भाषण में इसका उपयुक्त व्यक्त किया था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को तो इतनी चीजें याद रहे, लेकिन उसको इतना तो पता है कि फुलटन भाषण किसका, फुलटन जो भाषण है ना, ये आता है दोस्तों विंस्टन चर्चिल महोदय का। किसका आता है दोस्तों? विंस्टन चर्चिल महोदय का एक भाषण आता है जिसका नाम है चर्चिल, जिन्होंने एक भाषण दिया था फुलटन का भाषण। इस फुलटन के भाषण में उन्होंने इस दोस्तों वक्तव्य का प्रयोग किया था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो चर्चिल महोदय आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ओ भाई बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या प्रश्न है साहब जी? देखिएगा, सूची एक को सूची नंबर 2 से आपको मिलान करना है। ध्रुवाधिकरण क्या होता है? ध्रुवादि जो करण होता है ना, भूमि कर को संग्रह करने वाला तो भूमि के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था ना, उसको संग्रहित करने का कार्य, इकट्ठा करने का कार्य जो करते थे, उसे ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम उसे उसके पद का नाम क्या था? तो आप जी ध्रुवाधिकरण था। कर की क्या होता था? एक व्यक्ति था कर की क्या होता था? ये भूमि का जो आलेख होता था, जो रिकॉर्ड होता था, भूमि का जो रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने वाले व्यक्ति को करकीक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करकीक कहा जाता था। भूमि के आलेख को सुरक्षित रखने वाला करकीक कहलाता था। ध्रुवाधिकरण की चर्चा करें तो साहब ये भूमि कर को संग्रहण करने वाला व्यक्ति कहलाता। अग्रहार की चर्चा करें तो अग्रहार क्या होता था दोस्तों? कर मुक्त जो गांव होता था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा पहले भी, इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अग्रहार क्या था? कर मुक्त जो गांव होता था उसे अग्रहार कहा जाता। न्यायाधिकरण क्या होता था? भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला व्यक्ति न्यायाधिकरण कहलाता था। तो आप मिलान कीजिएगा, एक में दो, बी में तीन और सी में एक, दोस्तों डी में 4। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, रिपीट होने की संभावना है। अग्रहार तो पूछा भी जा चुका है पहले भी। चलिए, इटली के एकीकरण के संबंध में निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आप लोगों को जमाना है। देखेगा, पहले आ जाएगी तो ज्यूरिख की संधि। ठीक है, ज्यूरिख की संधि। फिर आ जाएगी तो सार्डिनिया के मध्य इटली राज्यों का विलय, नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आएगी सिसिली पर अधिकार हो जाएगा, नंबर 3, और प्राग की संधि और वेनेसिया की प्राप्ति। ठीक है, ऑप्शन बी ए डी सी उत्तर हो जाएगा, बी ए सी डी। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए भाई, अच्छा प्रश्न है। मैंने आप लोगों से कहा ना, जब भी आप भाई प्रश्न करने बैठो ना, क्या करना बैठो भाई साहब, प्रश्न करने बैठो ना, तब आप इस चीज को लगा लीजिएगा कि कौन सा युग में सही है और गलत है, सत्य है असत्य है, त्रुटिपूर्ण है अत्रुटिपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपकी दोस्तों वाट लगा जाएगा, वरना सही बोल रहा हूँ। एक प्रश्न गलती होती है ना भाई, बच्चे 0.0 सेकंडों से रह जाते हैं, 0.0 पॉइंटों से रह जाते हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मण दोस्तों जो होते थे वो ऋत्विज कहलाते थे। दोस्तों पहला ऑप्शन तो दोस्तों सही है, ब्राह्मण जो होते थे वो ऋत्विज कहलाते थे, ये बात सही है। क्षत्रियो को दोस्तों जनतोड़ी कहा जाता था, ये गलत हो जाएगा। वैश्यों को राजन्य तोड़ी कहा जाता था, ये गलत हो जाएगा। शूद्र को विष तोड़ी कहा जाता था, ये गलत हो जाएगा। तीनों के तूने उल्टे पुल्टे कर दिए भाई, उल्टे पुल्टे कर दिए। है तो सही दोस्तों, लेकिन उल्टे पुल्टे कर दिए भाई सब पेपर ने। तो दोस्तों गलत कौन सा है? 20 गलत है, सही तो है केवल एक, लेकिन गलत पूछा है भाई साहब। गलत कौन कौन से हैं? गलत देखिएगा, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, बी सी डी गलत है भाई साहब, बी सी डी गलत, ए तो सही है भाई साहब। चलिए, किस शासक की सहायता से दिसंबर सन 1857, बात हो रही दोस्तों 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान धौलपुर में राणा का अधिकार पुनः स्थापित यानी कि बहाल किया गया, किस शासक की सहायता से? पूछा गया है कि दिसंबर सन 1857 के समय जो विद्रोह हुआ तो उसके समय धौलपुर के राणा का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था, तो पटियाला के जो महाराजा थे इससे किया गया था। दोस्तों
जो बुक आती है तो आरबीएससी की जो पुस्तक है कक्षा 9-10 वाली, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पटियाला के महाराजा आपको याद रखना है, इसकी सहायता से धौलपुर का जो राणा था उसका जो स्थापित है, क्योंकि जो विद्रोही थे उन्होंने तो आग लगा दी थी इसके सिंहासन में, ठीक है। तो आपको याद रखनी है पटियाला के महाराजा। चलिए मैं पानी पी लूं भाई। चलिए जल्दी जल्दी दोस्तों, 1 घंटा हो चुका है और अभी भी लगभग दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे 150 तो नहीं लगभग, लेकिन आपको 75% आपको करवा देता हूँ। 1.25 घंटे की क्लास हो जाएगी तो 15 क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर 15 क्वेश्चन सेकंड दोस्तों 75 जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। किस देश पर विश्व आर्थिक मंदी सन 1930 का प्रभाव नगण्य रहा था, ये देखिएगा, शब्दों को देखिए, प्रश्न को अंडरलाइन कीजिएगा। किस देश पर विश्व आर्थिक मंदी सन 1930 का प्रभाव नगण्य रहा था, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। जो सन 1930 की जो आर्थिक मंदी आई थी ना, उसने तो अमेरिका को चपेट में ले लिया, उसने ब्रिटेन को भी चपेट में ले लिया, उसने इटली को भी चपेट में लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं संयुक्त जो प्रांत जो हमारा जो फ्रांस देश था ना, इस फ्रांस देश के ऊपर प्रभाव पड़ा ही नहीं था भाई सन 1930 की जो कहते जो आर्थिक मंदी का। फ्रांस देश के बारे में जब तो मैंने कल आप लोगों को वो जब चर्चा कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान सभा की, तब चर्चा की थी कि जो भारत की जो संविधान सभा का प्रथम अस्थायी जो अध्यक्ष था वो फ्रांस के दोस्तों सिद्धांतों की तहत ही दोस्तों जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का, उन्हें ही दोस्तों 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए सन 1951 में आलोप रूलर, भाई साहब आलोप रूलर, मैंने इस बंदे की आप लोगों से बात की थी दोस्तों एक बार, आप लोगों को पता होगा तो, जब शायद कौन सा एग्जाम था मेरे को याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सन 1951 में ओलफ रूपर के द्वारा, किसके द्वारा, ओलफ रूपर के द्वारा, जिन्होंने दो सतलज सतलुज की जो सहायक जो नदी घाटी थी जिसका नाम है सिरसा की घाटी, इस सिरसा की घाटी में किस काल के उपकरण खोजे थे, तो साहब जी खोजे थे निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे थे। किसके साहब जी, सिरसा की घाटी में ओलफ रूपर के द्वारा सन 1951 ईस्वी में किसके खोजे गए थे दोस्तों, निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। ओ चलिए बहुत बार आप लोगों को सिंपली प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, दोस्तों समाचार पत्र और उनके प्रकाशक देखिएगा। उदयपुर से दोस्तों सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र था प्रकाशित किया जाता, सही बात है। भरतपुर से दोस्तों मजहरुल सरूर दोस्तों प्रकाशित किया जाता, सही बात है। जयपुर से राजपुताना गजट, ये बात गलत हो जाएगी, जयपुर नहीं आएगा इसमें, साथ आएगा दोस्तों अजमेर, ठीक है। और देश हित जो समाचार पत्र था ये अजमेर से प्रकाशित किया जाता था, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं 2-5 मिनट में फटाफट 15 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों थोड़े दिन पहले एक एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि दोस्तों मठ दिया गया था, उसके दोस्तों अध्यक्ष पूछा गया था, वो वही प्रश्न आज रिपीट हो चुका है। मठ और दोस्तों प्रथम मठाधीश आप लोगों को याद रखने, श्रृंगेरी दोस्तों जो मठ है इसके दोस्तों जो प्रथम मठाधीश मंडन मिश्र नहीं थे, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। गोवर्धन मठ जो था इसके प्रथम मठाधीश दोस्तों जिनका नाम है हस्तमालक, क्या नाम है साहब जी, गोवर्धन दोस्तों जो मठ है ना इसके प्रथम मठाधीश बने थे हस्तमालक जी, कौन बने थे, हस्तमालक जी बने थे। शारदा जो मठ था इसके दोस्तों जो प्रथम मठाधीश बने थे वो बने थे दोस्तों टोटकाचार्य, क्या बोलते बने थे दोस्तों, टोटका, ये टोटका करने में मशहूर थे शारदा मठ, ठीक है। शारदा के ऊपर टोटका कर दिया, क्या कर दिया साहब जी, टोटका। तो शारदा मठ के दोस्तों जो मठाधीश बने प्रथम वो बने थे तो टोटकाचार्य। तो ज्योतिर्मठ जो था दोस्तों इस ज्योतिर्मठ के प्रथम जो मठाधीश बनते पदम पादाचार्य, क्या बनते दोस्तों, पदम पादाचार्य बनते। तो दोस्तों 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 2 3 4 हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। चलिए अगला देखिएगा, 1677 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने दक्षिण के किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की जो कि उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। 1677 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी के द्वारा दोस्तों साउथ भारत का एक क्षेत्र था जिसका नाम है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य पर उन्होंने दोस्तों अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे दोस्तों कर्नाटक पर अधिकार किया तो यूं मान के चले कि साउथ भारत में उनका डंका बजने लग गया था, किसका दोस्तों, शिवाजी महाराज का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के द्वारा 1616 के पश्चात, जहांगीर के द्वारा 1616 के पश्चात दक्कन के अभियान का प्रभार किसे दिया गया था, तो आप सभी जानते हो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शाहजादा खुर्रम, ठीक है, जिसे हम दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, शाहजादा, ठीक है, शाहजहां। चलिए सिंपल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है पहले।
ये देखिएगा भाई साहब, इस प्रश्न के बारे में ना आप लोगों से संविधान में चर्चा की थी। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने इसी इतिहास में पढ़ाया था, मैंने इसे पढ़ाया था आपको संविधान के पेपर में। देखिएगा सन 1909 का तो जो अधिनियम आता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। सन 1912 में केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 269 कर दी गई थी, पहला ऑप्शन सही देखने को मिलता है साहब। सन 1912 में केंद्रीय जो विधान परिषद थी दोस्तों, उसकी जो सदस्य संख्या थी वो गुणोत्तर कर दी गई थी। बंगाल में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का मताधिकार का अधिकार दिया गया, बात ये गलत हो जाएगी दोस्तों। बंगाल के अधिकारी दोस्तों जो ऑनरेरी जो मजिस्ट्रेट था उसको नहीं दिया गया था मत का अधिकार, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड जो सिन्हा थे दोस्तों, कौन थे साहब जी? तो लॉर्ड सिन्हा को कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर 2। तो सी भी सही है, ए भी सही है। भारत के सचिव को ही भारतीय प्रशासन नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ए सही है और दोस्तों सी सही हो जाएगा, ए और सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो अब भाई देखो अगला आ जाओ भाई। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अंतिम बार किसके नेतृत्व में सेना अभियान भेजा था? जीके के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा था कि 1580 में अकबर ने दोस्तों मेवाड़ पर क्या करने के लिए साहब जी, अधिकार करने के लिए किसको भेजा था? तो अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था। मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि शेरपुर नामक जगह पर दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना रुक रहा था, ठहर रहा था, और पीछे से दोस्तों महाराणा प्रताप के बेटा जो था अमर सिंह वो जाता है और वहां की जिद्द मारता है तरीके से, अब्दुल रहीम खान खाना को बुरी तरह से पराजित करता है, और उनकी जो महिलाएं थी, उस टीम की महिलाएं थी, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनको बंदी बना लेता है। महाराणा प्रताप बोलते हैं कि बेटा तूने अच्छा काम क्यों नहीं किया, एक तरफ तूने अच्छा काम किया, दूसरी तरफ तूने गलत काम किया, महिलाओं को क्यों लेकर आया भाई, इनको सम्मान वापिस छोड़कर आ जा। तो याद रखना था दोस्तों 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना था। लेकिन बात हो रही साहब जी अंतिम बार गए थे दोस्तों जगन्नाथ कछवा, जाते सन 1584 ईस्वी में। सैयद राजू भी इनके साथ में जाता है जगन्नाथ कछवा के साथ में। तो जगन्नाथ कछवा प्लस सैयद राजू के साथ में दोस्तों कौन जाते हैं साहब जी? मेवाड़ भेज दिया जाता है अकबर के द्वारा। जैन धर्म के 7 तत्वों में से कौन से 2 तत्व नित्य, शाश्वत और जन्म मरण और कर्म के चक्र के लिए उत्तरदायी है? तो साहब जी वो है दोस्तों जीव और अजीव, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाने की बात है। दोस्तों जैन धर्म से पूछा गया, आप इसे दोस्तों फिलोसफी का प्रश्न भी मान सकते हो, जैन धर्म का मान लीजिए, ठीक है। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। दोस्तों पहला ऑप्शन सही है दोस्तों कि कर्ण वंश की जो स्थापना है साहब जी वासुदेव करता है, ठीक है। सही उत्तर का चयन आप लोगों को करना है। यूपीएससी की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले प्रश्न देगा, फिर 4 ऑप्शन देगा, फिर नीचे प्रश्न देगा, फिर ऑप्शन देगा। भाई गजब का प्रश्न है यार। चले, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, और मैंने कर्ण वंश के 4 शासकों के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। आप लोगों को पता होगा कर्ण वंश के बारे में दोस्तों 2025 में भी यूपीएससी के दौरान भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। इस वंश की स्थापना द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, केवल ए सही है, ठीक है। उत्तर 2 हो जाएगा, केवल ए सही है। किस सुधारवादी को द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है? दोस्तों जॉन वाइक्लिफ नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे, जॉन वाइक्लिफ नामक विद्वान को द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास का, ठीक है। तो जॉन वाइक्लिफ आपको याद रखनी है। आईएनए भारतीय राष्ट्रीय सेना के विषय में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रम के अनुसार जमाइए। भाई साहब काल क्रम के अनुसार आपको जमाना थी, सही है या गलत है नहीं पूछा गया काल क्रम के अनुसार जमाइए। आईएनए के बारे में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों मैं नहीं कहूंगा दोस्तों कि मैंने हद से ज्यादा इसकी बात चर्चा की थी। सेकंड ग्रेड में स्पेशली टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस, तो आपको तब मैंने आप लोगों से बहुत ज्यादा डीपली चर्चा की थी सेकंड ग्रेड के पेपरों के सोल्यूशन में। बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, ये बात तो सही है। बोस ने जापान के प्रधानमंत्री तोजो से टोक्यो में तो भेंट की, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी फौज रेडियो को संबोधित किया और राष्ट्रपिता का किसको कहा था? महात्मा गांधी जी को कहा था। 6 जुलाई सन 1944 की बात आती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। महिला रेजिडेंट जिसका नाम है रानी झांसी महिला रेजिमेंट, क्या नाम है दोस्तों? जो महिला रेजिमेंट थी आईएनए के जो सेना थी, इसमें एक दो महिला रेजिमेंट थे जिसका नाम है रानी झांसी रेजिमेंट, जिसकी जो अध्यक्ष थी वो थी लक्ष्मी सहगल। दोस्तों कौन थी दोस्तों? लक्ष्मी सहगल। और लक्ष्मी जो सहगल थी ना, इस लक्ष्मी सहगल की जो रेजिडेंट ने तो अंग्रेजों को रंगून में तो ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मंजूर कर दिया था, ये भी रखना। लेकिन आपको जमाना है भाई साहब कालक्रम। अब देखिएगा सबसे पहले आएगा बी ऑप्शन, नंबर 1 आ जाएगा, फिर नंबर 2 पे आ जाएगा ए ऑप्शन, फिर आएगा भाई साहब दो तो महिला रेजिमेंट झांसी का गठन किया जाता है, फिर किया जाता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों सन 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया था। चले BADC, ठीक है, BADC। अगला देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। नागपुर में जनता सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद का नेतृत्व किसके पास आया?
नागपुर में झंडा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद में नेतृत्व किसके पास में आया? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कहीं ना कहीं अच्छी तरह से या तो इसकी लैंग्वेज सही नहीं लिखी गई है, या प्रश्न किस प्रकार से आरपीएससी ने पूछा ये तो समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, पूछा गया है कि नागपुर में झंडा सत्याग्रह में वल्लभ भाई जो पटेल थे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा, और गिरफ्तार करने के बाद में उसका जो जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? पप्पू सिंह जो प्रजापति है वो इसका उत्तर माने साहब जी जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों, पप्पू सिंह जो प्रजापति है वो इसका उत्तर आ रहा है जमनालाल बजाज। लेकिन जो रवि कुलियर सर है उन्होंने माना है साहब जी विट्ठल भाई पटेल। क्या माना है साहब जी? विट्ठल भाई पटेल। अब देखते हैं दोस्तों कि आरपीएससी द्वारा इसका उत्तर क्या माना जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि 2 प्रश्नों में डाउट है, एक प्रश्न ये और एक प्रश्न पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 74वां प्रश्न आप लोगों के सामने राजस्थान जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण नाथ द्वारा ब्रज के पुष्टि मार्ग संप्रदाय का केंद्र बन गया और यहाँ पिछवाई शैली विकसित हुई। ये बात सही आती है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिकता के कारण जो राज सिंह था उस राज सिंह ने दोस्तों नाथ द्वारा के समय में दोस्तों एक पिछवाई शैली को दोस्तों जन्म दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नाथ द्वारा शैली उदयपुर एवं मुगल चित्रकला शैलियों का समन्वय मानी जाती है। देखिए, नाथ द्वारा शैली उदयपुर शैली का तो मिश्रण मान सकती है, लेकिन मुगल का सब गलत होगा, इसने शब्द दे दिया मुगल, तो मुगल गलत है। ठीक है, तो कथन सही है, लेकिन आर जो है दोस्तों असत्य है। तो कथन दोस्तों जो अभी कथन ए वो सही है, लेकिन आर दोस्तों वो गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। चलिए, जहांगीर के द्वारा मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य कब स्थापित किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य कब स्थापित किया जाता है? 1614 ईस्वी की बात आती है। मैंने दोस्तों आप लोगों से जब भुइल वंश की चर्चा कर रहा था दोस्तों, मैंने तो महाराणा प्रताप आपको पढ़ाया था, और महाराणा प्रताप पढ़ाते पढ़ाते मैंने आप लोगों से कहा था कि सन 1914 के समय जो जहांगीर था वो दोस्तों मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है। आधिपत्य का मतलब उसको कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद में जो अमर सिंह थे उससे दोस्तों कहता है कि भाई तुम संधि कर लो। तो उस समय जो गुरु थे ना दोस्तों, मेवाड़ के जो सामंत थे वो भी दोस्तों बुरी तरह से दोस्तों हार मान चुके थे, और सामंतों ने दोस्तों अमर सिंह के दोस्तों जो बेटे थे दोस्तों कर्ण सिंह, महाराणा प्रताप का पोता था, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह, और अमर सिंह का बेटा था दोस्तों कर्ण सिंह के ऊपर दबाव बढ़ाया किसने? सामंतों ने, और सामंतों ने दबाव बढ़ाया कर्ण सिंह के ऊपर। कर्ण सिंह ने अपने पिता के ऊपर दबाव बढ़ाया साहब जी अमर सिंह के ऊपर, और कहा कि आप संधि कर लीजिए मुगलों से, संधि कर लीजिए। तो अमर सिंह दोस्तों खुश नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र और सामंतों के दबाव में आकर संधि कर ली 1615 में। लेकिन दोस्तों जहांगीर ने उससे पहले दोस्तों संधि करने से पहले वाले समय पर पूर्ण आधिपत्य कर लिया था। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 75% दोस्तों भारतीय इतिहास के, और लगभग 75% अभी बाकी। इसका पार्ट नंबर 2 हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। इस पार्ट नंबर 2 में 75 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उत्तर देखिएगा दोस्तों, हो सकता है मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने एक से अधिक बार दोस्तों आंसर की चेक कर ली होगी, कई टीचरों की, कई दोस्तों व्याख्याता दोस्तों स्पेशल एक से बढ़कर एक दोस्तों टीचर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों एक पर्सन का दोस्तों डाउट भी आपको दोस्तों आपके दोस्तों सफलता से रोक सकता है। तो अंत तक दोस्तों बने रहिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखना न भूले अगला पार्ट नंबर 2। और राजस्थान इतिहास, भारतीय हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और दोस्तों संविधान की क्लास हमने शुरू कर दी है लक्ष्मी दोस्तों एम लक्ष्मीकांत बुक की, और दोस्तों बेनीवाल सर के नोट्सों की, और एसएसटी हेमराज के नोट्सों की, जो कि जलवा बिखरने वाली आने वाले समय में। चलिए आज के लिए धन्यवाद।